हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बेटा हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने मैनेजमेंट और मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, उसका नेचर क्या है, इसके बारे में डिस्कशन किया था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो कितनी तरह के हैं और वो हमें किसने दिए थे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। A principle is a basic statement that provides understanding and guidance to thinking and action। जो एक प्रिंसिपल होती है वो एक बेसिक स्टेटमेंट होती है जो हमें गाइडेंस देती है कि हम किसी के बारे में क्या से सोच सकते हैं और कैसे एक्ट करें। A principle predicts the result of certain causes in the specific set of conditions। तो जो प्रिंसिपल होते हैं वो प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर के रिजल्ट्स के बारे में कि किस तरह से एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन में कैसे रिजल्ट रहेंगे। तो बेटा हम बात कर रहे हैं इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सच फैक्ट्स बेस्ड fundamental statements which provide guidelines for making managerial decisions and performing managerial functions। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऐसे फैक्ट होते हैं, ऐसी स्टेटमेंट होती है जो गाइडेंस देते हैं किसको, मैनेजर को, ताकि वो पर्टिकुलर सिचुएशन में डिसीजंस ले सके और जो अपने मैनेजरल फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पे अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के इवैल्यूएशन की बात करें तो उसके इवैल्यूएशन के दो मेथड हैं कि किस तरह से जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इवोल्यूट हुआ। तो सबसे पहला मेथड है हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड। तो ऑब्जर्वेशन मेथड में कैसे बनाए हमने अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अंडर दिस मेथड मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स रेगुलरली ऑब्जर्व पर्टिकुलर सिचुएशन कंसर्निंग मैनेजमेंट। तो ऑब्जर्वेशन मेथड में जितने भी हमारे एक्सपर्ट थे, मैनेजमेंट एक्सपर्ट, उन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को ऑब्जर्व किया और उसके बेस पे क्या बनाए, प्रिंसिपल्स बनाए। तो ये जो इस बेस पे प्रिंसिपल बने वो उनकी नॉलेज और एक्सपीरियंस बेस पर बने। फिर जो दूसरा मेथड है वो है एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। तो एक्सपेरिमेंट मेथड में क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट करके देखे गए इसमें। तो अंडर दिस मेथड एकेडमिक स्कॉलर्स इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट डेवलप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल एक्सपेरिमेंट। इसमें बेटा एल्टन मायो के जो आपके एक्सपेरिमेंट किए गए, हॉथॉर्न के एक्सपेरिमेंट किए गए, उनकी बेस पे क्या बनाए गए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए। देखिए बेटा, अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है हेनरी फ्योल, क्योंकि हेनरी फ्योल वो पर्सन था जिसने आपके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। तो इसीलिए जो आपके हेनरी फ्योल है उनको फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। हेनरी फ्योल इज़ वन ऑफ द मेन थिंकर ऑफ द क्लासिकल अप्रोच टुवर्ड्स मैनेजमेंट। वो किसके बारे में बात करते हैं हम, हेनरी फ्योल के बारे में। तो वो क्या है, कौन है वो, हमारा क्लासिकल अप्रोच रखने वाला एक हमारा थिंकर है। ऐसे तो हेनरी फ्योल ने अपने फील्ड में मैनेजमेंट में बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किया है, बट जो उसका मेन कंट्रीब्यूशन था मैनेजमेंट में वो था उनका 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो उन्होंने क्योंकि 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे इसलिए उन्हें फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हमें किसने दिए हैं, हेनरी फ्योल ने। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए बच्चा, वर्ड को समझने की कोशिश करें तो हम डिवीजन ऑफ वर्क मतलब काम को बांट देना। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल टास्क इज डिवाइडेड इन सम स्मॉल टास्क so that responsibility of accomplishing every task or activity may be assigned to an able and expert employees। कहने का मतलब इतना है कि जब हम डिवीज़न ऑफ वर्क की बात करते हैं तो इसमें हम जो एक टास्क होती है उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देते हैं और उस छोटे छोटे टास्क को हम अलग अलग पर्सन को दे देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। इसीलिए कहा जाता है कि हम डिवीज़न ऑफ वर्क में बात करते हैं किसकी, स्पेशलाइजेशन की। कैसे, क्योंकि जब हम अब डिवीज़न ऑफ वर्क कर देते हैं और एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर टास्क करता है तो वो उस काम में क्या हो जाता है, स्पेशलाइज हो जाता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं डिवीज़न ऑफ वर्क के? सबसे ज़्यादा फ़ायदे तो ये हैं, सबसे पहले तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है इससे, क्योंकि जब हम एक काम एक स्पेशल पर्सन को देते हैं जो उस काम में स्पेशलाइज है तो ऑब्वियस सी बात है वो एफिशिएंसी से वर्क करता है और जब एफिशिएंटली काम करता है तो उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है।
अब हम जान लेते हैं कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं तो इसके क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, मतलब क्या फ़ायदे हैं इस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। तो फर्स्ट है एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन आर ऑब्टेन। तो देखिए, जब मैंने कहा कि हर टास्क स्मॉल टास्क में डिवाइड करके हम एक एक्सपर्ट पर्सन को देंगे तो स्पेशलाइजेशन की बात आएगी, क्योंकि बार बार वही काम करेगा तो उस काम में स्पेशलाइज हो जाएगा। इंक्रीज वर्क एफिशिएंसी, क्योंकि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगी, इसी वजह से क्या हो जाएगी, जो हमारे प्रोडक्टिविटी है उसमें इंक्रीज होगी और उससे एफिशिएंसी और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है वो कम हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं वॉलेटिंग इफेक्ट्स की। अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या नुकसान है। फर्स्ट है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि अगर हर एक पर्सन जो है वो स्पेशलाइज नहीं है और वो उस काम को करेगा तो जाहिर सी बात है स्टार्टिंग में वो क्या करेगा, रिसोर्सेज को वेस्ट करेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे उसको सीखेगा। ठीक है, तो जब हम किसी एक्सपर्ट को वो काम नहीं देंगे या पर्टिकुलर टास्क किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं देंगे तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होने के चांसेस ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, एफिशिएंसी काम में नहीं होगी, तो हम जो गोल्स है वो एफिशिएंटली अचीव नहीं कर पाएंगे। लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि कोई पर्टिकुलर पर्सन पर्टिकुलर काम तो कर नहीं रहा है, इस वजह से क्या होगा कि जो स्पेशलाइजेशन आ सकती थी किसी काम को करने की वो नहीं आ पाएगी, और जो काम करने की स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी, हमारी स्लो हो जाएगी। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अब जो सेकंड प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। किस चीज़ में, जो अथॉरिटी दी गई है एक पर्सन को उसमें और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है किसी पर्सन को उसमें। कहने का मतलब है अगर हम किसी इंडिविजुअल को कोई काम दे रहे हैं तो उस काम के अकॉर्डिंग हमें उसको अथॉरिटी देनी चाहिए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करनी चाहिए। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे देंगे और अथॉरिटी कम देंगे तो इस वजह से उसमें क्या होगा, बर्डन फील करेगा और वो काम ढंग से नहीं कर पाएगा। बट अगर हम अथॉरिटी ज़्यादा दे देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दे देते हैं तो इससे क्या होगा कि वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ भी कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें सफिशिएंट अथॉरिटी देनी चाहिए, किस चीज़ के लिए, सफिशिएंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए। मतलब अगर हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं किसी पर्सन को तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही सफिशिएंट अथॉरिटी भी प्रोवाइड करनी चाहिए। सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी कॉमनसुरेट विद ईच अदर, यानी कि दोनों ही क्या हो, इक्वल हो। अब देख लेते हैं कि इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के फ़ायदे क्या हैं। अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करते हैं तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स ये होंगे कि ये मदद करेगा किसमें, टारगेट्स अचीव करने में, क्योंकि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसी के अकॉर्डिंग अथॉरिटी भी दी गई और काम पर्सन कर पाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे टारगेट अचीव होंगे। सेकेंड है इंक्रीज कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज होगा, क्योंकि देखिए अगर हम किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे देते हैं अथॉरिटी कम देते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या होता है, कन्फ्लिक्ट की आ जाती है उसके अंदर फीलिंग कि हाँ मेरे को अथॉरिटी तो इतनी दी नहीं है और रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी दे दी। बट अगर दोनों ही चीज़ बराबर होती है तो एम्प्लॉय अपना काम ढंग से कर पाएगा और उसके अंदर क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, साथ ही साथ उसमें जॉब सेटिस्फैक्शन की फीलिंग भी आएगी। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव और वॉलेटिंग इफेक्ट्स की। अगर हम इसको फॉलो ना करें इस प्रिंसिपल को तो क्या हो सकता है। पहला, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी इफ़ मोर अथॉरिटी इज़ गिवन। देखिए अगर आपको अथॉरिटी ज़्यादा दे दी जाएगी तो आप उसका मिस यूज़ कर सकते हैं। डिक्लाइन इन द कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, अगर अथॉरिटी कम दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी और काम टाइम पे नहीं हो पाया तो कॉन्फिडेंस गिर जाएगा एम्प्लॉय का। देन थर्ड है कैन नॉट फिक्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ सबॉर्डिनेट्स। हम अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स कर सकते सबॉर्डिनेट की, क्यों, क्योंकि हमने तो उसके अकॉर्डिंग उसको अथॉरिटी दी नहीं थी। वो कहेंगे हमने काम क्यों नहीं किया, वो कहेगा कि मेरे पास इतनी अथॉरिटी नहीं थी कि मैं सामने वाले को कमांड दे सकूं। एंड फोर्थ है डिफ़िकल्टीज इन अचीविंग द टारगेट्स। तो टारगेट अचीव करने में भी हमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारी अथॉरिटी कभी ज़्यादा हो सकती है और कभी कम हो सकती है, इस वजह से हमारे जो काम है वो पूरा ढंग से नहीं हो पाएगा। अब हमारा जो थर्ड प्रिंसिपल है उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन। देखिए बेटा डिसिप्लिन से आपको पता है अनुशासन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी ओबे बाय बोथ द सुपीरियर एंड बाय बोथ। कौन कौन फॉलो करेगा, सुपीरियर भी और सबॉर्डिनेट्स भी।
तो कहने का मतलब ये है कि जो भी डिसिप्लिन एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, रूल्स रेगुलेशन बनाती है, वो दोनों ही फॉलो करें, सुपीरियर भी फॉलो करें और सबऑर्डिनेट्स भी फॉलो करें। सो डिसिप्लिन मीन्स ओबीडियंस, रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ द स्टेबलाइज्ड रूल्स। तो कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू डिसिप्लिन आपको वो सारी चीज़ें फॉलो करनी है जो एक ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड की है, चाहे आप सुपीरियर हैं चाहे आप सबऑर्डिनेट है। क्योंकि जब एक सुपीरियर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है तो एक आइडियल बनता है किसके लिए, अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए। अब देखिए अगर हम ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे। डिसिप्लिन बना रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में, इससे रेपुटेशन इंक्रीज होती है कंपनी की, किसमें, लोगों के बीच में। देन इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़, अगर एम्प्लॉयज़ अपनी काम ढंग से करेंगे, डिसिप्लिन में करेंगे तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, और जो आपका रिलेशनशिप है किसका, लेबर और मैनेजमेंट का, वो भी बहुत अच्छे से बना रहेगा। फिर बात कर लेते हैं वायलेटिंग इफेक्ट्स की। अगर हम इनको फॉलो ना करें तो क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, जो रेपुटेशन है ऑर्गेनाइजेशन की वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पता है कोई रूल्स रेगुलेशन तो होते नहीं है इसमें। हाइट ऑफ डिसऑर्डर हो जाएगा। हाइट ऑफ डिसऑर्डर का मतलब सब कुछ इधर का उधर, कोई किसी की बात नहीं मानेगा, कोई किसी के रूल नहीं मानेगा, इस वजह से जो डिसऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। देन एन एटमॉस्फेयर ऑफ डाउट एंड सस्पिशन। कैसे होगा ऐसा, क्योंकि देखिए जब आप कोई काम टाइम पे नहीं हो पाएगा तो लोग एक दूसरे पे बोलेंगे कि तूने ढंग से काम नहीं किया, तूने ढंग से काम नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं था। तो एक दूसरे पे सब डाउट करेंगे कि इसकी वजह से काम नहीं हुआ, इसकी वजह से काम नहीं हुआ। देन फोर्थ है डिक्लाइन इन द कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ होगा अगर वो ढंग से रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे, डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो काम ढंग से नहीं हो पाएगा। गलती किसी और की होगी, डांट किसी और को पड़ेगी, तो जिसको बेवजह ही सुनाया जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस डिक्रीज हो जाएगा। अब हमारा फोर्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो देखिए बेटा, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव कमांड फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एट अ टाइम एंड शुड बी आंसरेबल ओनली टू दैट सुपीरियर। कहने का मतलब ये है कि जब हम यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तो एक जो सबऑर्डिनेट होता है सुपीरियर के नीचे काम करने वाला, उसको सिर्फ एक ही सुपीरियर से कमांड मिले, ना कि दो या दो से ज़्यादा से। क्योंकि जब एक सुपीरियर से कमांड मिलेगी तो वो उसी को यह आंसर दे पाएगा, बट अगर उसे दो सुपीरियर से कमांड मिलेगी तो क्या होगा, उसे समझ में नहीं आएगा कि पहले मैं किसका जो कमांड है वो एक्सेप्ट करूं और काम करूं। इसके से उसको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी और जो काम होगा वो टाइम पे नहीं हो पाएगा। So this help to avoid any conflict or confusion and hence employee can work efficiently। क्योंकि पता है मुझे किसका अकाउंटेबल हूँ, किसकी बात माननी है, तो उस अकॉर्डिंग काम कर पाएगा। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देख लेते हैं। देयर इज नो कंफ्यूज सिचुएशन फॉर द सबऑर्डिनेट्स। देखियो सबऑर्डिनेट को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि उसे पता है कि उसको किसकी बात माननी है। द एफिशिएंसी ऑफ द सबऑर्डिनेट्स इंक्रीज। एफिशिएंसी इंक्रीज होगी क्योंकि वो टाइम पे काम करेगा, उसे पता है कि उसको किसको रिपोर्ट करना है, किससे जाके मिलना है। देन द एफिशिएंसी ऑफ द सुपीरियर इंक्रीज। सुपीरियर की एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होगी, क्योंकि उसको पता है कि मैंने किसको काम दिया है और कौन मुझे अकाउंटेबल है और मुझे किससे रिपोर्ट जो है वो लेनी है, तो वो अपने काम पे ध्यान रखेगा। जो सबऑर्डिनेट्स है वो अपने पे करेगा और उसको किसी और से जो है वो डिस्कस करने की वो नहीं है कि हाँ मैं किसका रूल मानूं, किसकी बात मानूं, क्योंकि उसे पता है कि एक ही बॉस है और मुझे उसी की बात को फॉलो करना है। फिर इट इज़ ईजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मुझे पता है कि मैंने किसको काम दिया है तो मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान रहेगा, और एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा जिससे कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, किसमें, एम्प्लॉयज़ में, ठीक है। क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन के काम करने हैं और इसके लिए मुझे अपने सुपीरियर की बात माननी है, और सुपीरियर को मालूम है कि मुझे सबऑर्डिनेट को क्या काम देना है। तो इससे क्या होगा, एक एटमॉस्फेयर बना रहेगा कोऑर्डिनेशन का। अब पढ़ लेते हैं वायलेटिंग इफेक्ट्स कि अगर हम ये फॉलो ना करें तो क्या होगा। तो देखिए बेटा, अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं करते हैं तो सबसे पहले इससे कंफ्यूज सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगा सबऑर्डिनेट को कि वो किसके रूल माने और किसकी बात ना माने। फिर इट रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द सुपीरियर। अब सुपीरियर की एफिशिएंसी कैसे रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि उसने किसी सबऑर्डिनेट को काम दिया, उसने उसका काम ना फॉलो करके किसी और की बात को मान लिया, और फिर क्या होगा, जो सुपीरियर होगा उसका काम टाइम पर नहीं हो पाएगा, इससे उसकी एफिशिएंसी को कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। देन ए कन्फ्लिक्ट ड्यू टू द
इंजर्ड ईगो ऑफ द सुपीरियर। कैसे? जैसे मान के चलिए 2 पर्सन है, दोनों में से एक की बात को फॉलो कर लिया सबऑर्डिनेट ने और एक की बात को फॉलो नहीं किया, तो इससे क्या होगा कि जिसकी बात को फॉलो नहीं किया जाएगा वो उसको क्या फील होगा कि मेरी जो ईगो है वो उसकी हर्ट हो जाएगी और इस वजह से जो 2 सुपीरियर है उनके बीच में कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। देन इट इज़ डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स कर पाएगा, क्योंकि अगर वो कहेगा मेरा काम क्यों नहीं किया, तो दूसरा वो कह देगा सबऑर्डिनेट कि मैं किसी और का रूल बात मान रहा था। जो हाइट ऑफ डिसऑर्डर है, आपकी जो हाइट ऑफ डिसऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ऑर्डर में कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि ना तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि किसने क्या काम करना था और साथ साथ ही आप कोई पर्सन सामने वाले के लिए अकाउंटेबल भी नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की। देखिए बेटा, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये कहता है कि अगर कोई टीम है जिसका सेम गोल है तो उसको सेम प्लान पे ही फॉलो करना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स there should be one head and one plan for a group of activities having the same objective। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई टीम है और उसका सबका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सेम है तो उन्हें क्या करना चाहिए, एक ही प्लान को फॉलो करके चलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं सारे कि तू ये काम कर मैं वो करूँ, नहीं, सबको एक ही डायरेक्शन में जाना है ताकि हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव कर सकें। This brings uniformity is the working of the organization and coordination increase। इससे क्या होगा, जो काम करने में यूनिफॉर्मिटी है, यानी कि सब क्या करेंगे, एक जैसा ही काम करेंगे और जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। बात कर लेते हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स की कि अगर हम ये फॉलो करते हैं तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे इस प्रिंसिपल्स के। तो फर्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू मैनेजर्स एसोसिएशन विद द सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी। अगर हम एक ही तरह के काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि उससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन होगा, क्योंकि जैसे मान के चलिए कोई एक पर्टिकुलर टास्क के लिए सारे लोग काम कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर टास्क में उनको स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। देन सेकंड है इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो सेम है हम सेम डायरेक्शन में काम करेंगे तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होगी। हमें पता है कि हमारी पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या है, किस और काम करना है, तो जब रिसोर्सेज वेस्टेज कम होगी तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। एंड थर्ड है ईजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव, ईजिली हम गोल्स अचीव कर पाएंगे और कोऑर्डिनेशन भी बना रहेगा। हम इसके वायलेटिंग इफेक्ट्स देख लेते हैं कि अगर हम ये प्रिंसिपल फॉलो ना करें तो क्या होगा। इट क्रिएट्स अ कंफ्यूज सिचुएशन फॉर सबऑर्डिनेट्स एंड सुपीरियर। दोनों के लिए कंफ्यूज सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि पता ही नहीं है कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना है, किस तरह से काम करना है, तो इस करके जो सबऑर्डिनेट होगा वो और जो सुपीरियर होगा वो दोनों को कंफ्यूज हो सकती है। इसके साथ साथ उनकी जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी। जो एडवांटेजेस हैं हमारे स्पेशलाइजेशन के वो भी हम अपटेन नहीं कर पाएंगे, जो गोल्स होंगे वो भी अचीव नहीं हो पाएंगे और जो कोऑर्डिनेशन है उसकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि लोग जो हैं, जो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअलिज्म इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके थ्रू जो हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको जनरल इंटरेस्ट की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या होता है, मान के चलिए कोई एम्प्लॉय है, उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है कि मेरे को मैक्सिमम सैलरी मिले ताकि मैं अपना लाइवहुड अच्छे से कर सकूं, ठीक है। और जो आपका मैनेजमेंट होती है उसके जो इंडिविजुअल गोल होता है वो ये होता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और जो कंपनी है वो ग्रो करे। अब दोनों ही के जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो अलग अलग है। अब हमें क्या करना है, उस इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट की तरफ लेके जाना है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है वो अचीव हो सके। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। तो हमें एक इंडिविजुअल पर्सन के इंटरेस्ट को ध्यान में ना रख के हमें किस और ध्यान देना है कि ऑर्गेनाइजेशन का भला, और ये हमें बताना है उस इंडिविजुअल को कि अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रोथ करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इंडिविजुअल पर्सन है वो भी ग्रोथ करेगा। दिस प्रिंसिपल इम्प्लाइज हार्मनी ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट। दोनों में आपका क्या होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए कि भाई पर्सनल इंटरेस्ट तो है ही कि हम ग्रोथ करें, साथ साथ कॉमन इंटरेस्ट क्या है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रोथ करे। फॉर द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी
इन इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो हमारा ये कि हमें सैलरी मिले या हमारा प्रमोशन हो, तो उस बात को तो ध्यान में रखना ही है, पर लेकिन किस और ले जाना है इस बात को कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट है वो भी बना रहे, जो उसकी ग्रोथ है वो भी इंक्रीज हो। अब इस प्रिंसिपल को फॉलो करके जो हमें पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलते हैं उनको पढ़ लेते हैं। इससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो पाएंगे, कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, हर पर्सन को ये फील हो जाएगा कि अगर कंपनी का भला है तो हमारा भला है। अब इसके वॉयलेटिंग इफेक्ट्स देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट वॉयलेटिंग इफेक्ट्स है, अगर हम ये प्रिंसिपल फॉलो ना करें तो क्या नुकसान होगा, ह्यूमैनिटी वॉयलेटेड हो जाएगी, क्योंकि लोगों को ऐसा लगेगा कि हमारी बातों पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, ठीक है, हमारी बातों को कोई समझ ही नहीं रहा है। हमें इसमें क्या करना है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट की तरफ मोड़ना है। पर लेकिन अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो ही नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट को ये लगेगा कि एम्प्लॉय हमें नहीं सोचते, और एम्प्लॉयज़ को ये लगेगा कि मैनेजमेंट हमारे डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचती। जेलसी बढ़ जाएगी, हिंड्रेस हो जाएंगे, अब रुकावटें आ जाएंगी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने में, और जो कोऑर्डिनेशन है इंडिविजुअल का और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का वो भी पूरा नहीं हो पाएगा, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन टू वर्कर्स और एम्प्लॉयज़। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर पर्सन को फेयर रेम्यूनरेशन देनी चाहिए। फेयर रेम्यूनरेशन का मतलब ये नहीं है कि हर किसी को इक्वल आप सैलरी दें, नहीं, इसका मतलब ये है कि जो इंसान जैसे टास्क परफॉर्म करता है उस टास्क के अकॉर्डिंग हमें उसको सैलरी देनी है, और साथ साथ हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि वो सैलरी अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी हो किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयज मस्ट बी गिवन अ फेयर रेम्यूनरेशन इन व्यू ऑफ देयर सर्विसेज। जिस तरह से काम करें उस हिसाब से उन्हें सर्विस दी जाए। It means appropriate remuneration must be paid at an employee in accordance with his service, and equal remuneration should be paid at all employees who perform the same task. अगर मैं और आप सेम काम कर रहे हैं तो हम दोनों को बराबर सैलरी ही पे करनी चाहिए, और इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो अफोर्डेबल हो किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब पॉजिटिव इफेक्ट्स देखें। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देखिए। फर्स्ट, इंक्रीज एनकरेजमेंट एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़। देखिए एनकरेजमेंट एंड सेटिस्फैक्शन कैसे होगा, क्योंकि जब एम्प्लॉयज़ को पता है कि जिस तरह से मैं काम करूँगा उस तरह से अगर मुझे सैलरी मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको सेटिस्फैक्शन रहेगा कि जितना मैंने काम किया उस हिसाब से मुझे पे मिल रही है। देन है डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट ऑफ डेडिकेशन अमंग एम्प्लॉयज़। वो डेडिकेट रहेंगे काम के लिए कि हाँ अगर हम अच्छा काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें प्रमोट किया जाएगा, हमें अच्छी रेम्यूनरेशन दी जाएगी। डिक्लाइन इन द लेबर टर्नओवर, वर्ड है लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है जब जो आपकी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आपका बिजनेस या फिर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको छोड़ के जाने लगते हैं। तो जब आप फेयर रेम्यूनरेशन देते हैं, इक्वली सबको जस्ट वो इक्वली आपको सबको पे करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सर्विसेज, तो इससे क्या होता है उनके अंदर सेटिस्फैक्शन आता है और लेबर टर्नओवर है वो कम हो जाती है। लोग आपके बिजनेस को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाते। अब इसके वॉयलेटिंग इफेक्ट्स देख लेते हैं कि अगर हम ये प्रिंसिपल फॉलो ना करें तो क्या होगा। फर्स्ट है डिक्लाइन इन द एनकरेजमेंट एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉय। उल्टा हो जाएगा, लोगों में, आपके एम्प्लॉयज़ में सेटिस्फैक्शन की भावना नहीं रहेगी, डिसऑनेस्टी आ जाएगी कि मैं जितना मर्जी अच्छा काम कर लूँ मेरी तो सैलरी इंक्रीज होनी नहीं, मुझे तो प्रमोट करना है, नहीं तो मैं क्यों करूँ। देन थर्ड, इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर। जिन लोगों को ऐसा लगेगा कि हमारी सर्विस के बदले हमें प्रॉपर सैलरी नहीं दी जा रही, वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ कर जाने लगेंगे। हमारा एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले इस प्रिंसिपल को समझने से पहले हम समझते हैं सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर इन फ्यू हैंड्स। कहने का मतलब ये है कि जब जो आपके डिसीजंस हैं वो सारे अगर कुछ लोग मिलकर या फिर सिर्फ एक ही पर्सन जो है डिसीजन लेता है तो वो कहलाता है हमारा सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, कि एक आपका जो पावर है अथॉरिटी की वो सिर्फ एक सिंगल हैंड में हो या स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के हैंड में हो तो वो कहलाता है सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि जब हम अपने सबऑर्डिनेट्स को काम करने की फ्रीडम दे देते हैं, उनको डिसीजन लेने की फ्रीडम दे देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। सो द सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी in the hands of a single or a small group of individuals.
इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन। जब कुछ लोगों के हाथ में पावर रह जाती है अथॉरिटी की, तो वो क्या कहलाते हैं, सेंट्रलाइजेशन। और अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, सो द डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी अमंग द मैनेजर्स एट ऑल द लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज द डिसेंट्रलाइजेशन। और जब हम क्या करते हैं, अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग लेवल्स पे कि डिसीजन वो ले सके, तो वो क्या कहलाती है, हमारी डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये जो प्रिंसिपल है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन का, वो ये कहता है कि जो मेन डिसीजंस हैं अथॉरिटी के, जो हम कह सकते हैं प्लानिंग हो गया आपका, या फिर जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं जिन डिसीजन से, वो तो हमें सेंट्रलाइज करने चाहिए। और जो डे टू डे रूटीन के जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनको हमें डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द सुपीरियर शुड अडॉप्ट इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन। हमें कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन नहीं करना, ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन करना है, हमें इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन करना है। ठीक है, देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। जो आपको लगता है कि जिनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ सकता है डिसीजंस का, उसको तो हम क्या करेंगे, सेंट्रलाइज कर देंगे, और जो रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं उनको हम डिसेंट्रलाइज कर देंगे। अगर हम इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देखेंगे, तो सबसे पहले इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये आएगा कि अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं, तो डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा कि भाई जो हमारी फर्म है वो हमें क्या करती है, अपॉर्चुनिटी देती है कि हाँ हम काम अच्छे से कर सकते हैं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगी, क्योंकि हर चीज़ के लिए उन्हें अपनी सुपीरियर अथॉरिटी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, तो जॉब सेटिस्फेक्शन आएगा। और इसके साथ साथ उन्हें कैसी फीलिंग रहेगी, बिलोंगिंगनेस की, कि हाँ हम एक जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है हम उससे रिलेटेड है। बट अगर हम यही जो प्रिंसिपल है वो फॉलो ना करें, तो इसके वायलेटिंग इफेक्ट्स क्या निकल सकते हैं, वायलेटिंग इफेक्ट्स निकलेंगे कि कन्फ्लिक्ट हो जाएगा किसके बीच में, जो आपकी हायर अथॉरिटी है और जो आपके डे टू डे रूटीन काम करने वाले अथॉरिटी है, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो डिसीजन होंगे वो ले ही नहीं सकता आपका जो सबऑर्डिनेट्स होंगे, या फिर मान के सकते हैं लोअर लेवल पे काम करके, उन्हें हर चीज़ के लिए किसको पूछना पड़ेगा, टॉप मैनेजमेंट को पूछना पड़ेगा। इससे जो आपकी स्पीड होगी वो भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। क्योंकि जब हर काम के लिए आपको टॉप लेवल से ही सारी परमिशन लेनी पड़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आपके वर्किंग पे भी पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो एनवायरनमेंट है वो कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन का एनवायरनमेंट, जो उसकी फीलिंग्स है एम्प्लॉयज़ की वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस भी आपके नहीं रह जाएगी, जॉब डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ के लिए आपको बार बार हायर अथॉरिटी से पूछना पड़ रहा है। अब बात कर लेते हैं हमारे 9th प्रिंसिपल, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। देखिए बच्चा, मैं आपको एक बात फिर से बता देती हूँ कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको सीक्वेंस में ही याद करने हैं, और ध्यान रखना है कि किस प्रिंसिपल में क्या बात कही गई है। तो जो आपका प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन है, तो सबसे पहले जान लेते हैं स्केलर चेन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, मीनिंग ऑफ स्केलर चेन, it refers to a formal line of authority and communication which moves from highest to the lowest ranks in a straight line। कहने का मतलब है स्केलर चेन, चेन का मतलब तो यही होता है सीधी सीधी ऐसे बनती है चेन, ठीक है। तो वो कहने का चाहता है कि एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे हो आप और आपको इस पर्सन से बात करनी है, तो आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, आपको पहले अपने सुपीरियर को बताना पड़ेगा, वो अपने सुपीरियर को बताएगा, फिर वो आगे अपने सुपीरियर को बताएगा, फिर वो लास्ट टाइम आपके पास आपकी बात वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक आपको उसको पहुँचाना है, ठीक है। तो ये क्या है, एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है, जिसमें क्या होता है हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक तक मूव करती है। जैसे आपको ये बात यहाँ तक पहुँचानी थी स्टॉप तक, तो आपने धीरे धीरे अपने सुपीरियर को बताया और वो फिर टॉप तक पहुँची। फ्योल्स इस प्रिंसिपल ऑफ चेन के बारे में कहता है कि दिस चेन मस्ट बी फॉलोड इन अ स्ट्रिक्ट मैनर, कि भी आपको ये स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, क्योंकि हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन पढ़ा था। तो उस डिसिप्लिन को बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या करना है, आपको इसको बहुत अच्छे से फॉलो करना है।
इसके बाद बोल रहा है इट मीन्स ईच कम्युनिकेशन मस्ट मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड वाइस वर्सा इन अ स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब है कि अगर टॉप लेवल से आपको लोअर तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तब भी आप स्केल चेन फॉलो करेंगे, और अगर आपको लोअर से टॉप तक पहुंचानी है तब भी आप स्केलर चेन फॉलो करेंगे। इसका जो मेन मकसद है वो यही है ताकि जो डिसिप्लिन का जो आपका प्रिंसिपल है वो फॉलो हो सके। ठीक है, तो इसके लिए फ्योल ने एक लेडर बनाई थी। फ्योल हैज एक्सप्रेस दिस प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ लेडर और डबल चेन। अगर इस प्रिंसिपल की यूटिलिटी की बात करें तो इससे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फ्योल, इससे क्लियर सिस्टम ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व फास्टर। बोलता है कि अथॉरिटी जो है वो बिल्कुल क्लियर होगी, क्योंकि आपको पता है कि आपको अपनी बात टॉप लेवल तक पहुंचानी है, तो सबसे पहले आप अपने सुपीरियर को बताएं और आगे आगे जाके वो अपनी सुपीरियर को बताएगा तो वो टॉप अथॉरिटी तक पहुंचेगी। और इससे क्या होगा, अथॉरिटी की प्रिंसिपल क्लियर हो जाएगा, और साथ साथ वो बोल रहा है कि इससे कम्युनिकेशन जो प्रॉब्लम होती है, जिससे बीच में आप कह सकते हैं कि आप बात करना चाहते हैं किसी से और इनडिसिप्लिन जो है वो भी क्रिएट नहीं होगा। बट देखिए, फ्योल ने बोला कि अगर बाई चांस मान के चलिए हम इतना बड़ा प्रोसेस फॉलो करेंगे कि एक के बाद एक, फिर एक के बाद एक, पहले अपने सबऑर्डिनेट ने अपने सुपीरियर को बताया, फिर उसके सुपीरियर ने आगे सुपीरियर को बताया, फिर आगे सुपीरियर, अगर हम इतनी बड़ी चेन फॉलो करेंगे तो इससे एक प्रॉब्लम ये होगी कि टाइम वेस्ट हो सकता है। तो उसने बताया कि कभी कभी मान के चलिए इमरजेंसी में मुझे बहुत ज़रूरी बात आगे किसी अपने सुपीरियर को बतानी है, तो अगर वो बात बहुत जल्दी बतानी पड़े और इसके साथ साथ अब हमारे पास इतना टाइम ना हो कि हम स्टेप वाइज चल सकें, तो उसने एक एक्सेप्शन दी है जिसका नाम है गैंग प्लैंक। तो देखिए गैंग प्लैंक क्या कहता है, इट इज़ द एक्सेप्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। दिस कंसेप्ट वाज डेवलप्ड टू स्टेबलाइज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट with the employee in case of emergency to avoid delay in communication। तो गैंग प्लान क्या बताता है, गैंग प्लान ये कहता है कि बाई चांस बहुत इमरजेंसी हो जाती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में और आप स्टेप वाइज नहीं चल सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, गैंग प्लान की सहायता ले सकते हैं, जिसमें आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं अपने सुपीरियर से विदाउट इन्वॉल्विंग योर अदर सुपीरियर्स। टॉप अथॉरिटी से बात कर सकते हैं अपने सुपीरियर को इंक्लूड किए बना। तो वो बताता है कि जो फ्योल कह रहा है कि ये जो आप फॉलो कर रहे हैं गैंग प्लान, ये आपकी कोई रूटीन हैबिट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक बार फॉलो कर लिया तो आप बार बार गैंग प्लान ही करते रहे। सो फ्योल फेल्ट दैट hierarchic channel called the scalar chain is necessary to ensure unity of command and effective communication। वो बोलता है कि जो आपका स्केलर चेन है इसके थ्रू जो है यूनिटी ऑफ कमांड बनी रहती है कि किसको किसको कमांड देनी है, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी बनी रहती है। हाउएवर जो गैंग प्लान है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी में उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि जो क्विक कम्युनिकेशन है वो हो सके। पर जो गैंग प्लान है शुड नॉट बी अ नॉर्मल प्रैक्टिस, वो एक नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। अब आपको इसका जो गैंग प्लान है और जो स्केलर चेन है वो एक डायग्राम के थ्रू मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आप जी पर्सन है, ठीक है। अब एक जी पर्सन को ए पर्सन तक बात करनी है या कोई बात पहुंचानी है, तो जी इस बात को एफ को बोलेगा, एफ ई को बोलेगा, ई डी को बोलेगा, डी सी को बोलेगा, सी बी को बोलेगा और फिर बी ए को बोलेगा। बाई चांस जी को ये बात क्यों तक पहुंचानी है, तो फिर जब हम यहाँ तक पहुँच गए फिर ए एल को बोलेगा, एल एम को बोलेगा, एम एन को बोलेगा, एन ओ को, ओ पी को, और फिर वो बात क्यू तक पहुँचेगी। तो देखिए आप एक लेडर यूज़ कर रहे हैं, एक सीढ़ी बना रहे हैं, इसके थ्रू क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्टेप वाइज चलना पड़ेगा और फिर अपनी बात उस पर्सन तक पहुंचानी पड़ेगी। जो मेन मकसद है इस स्केलर चेन का वो यही है कि इससे क्या हो, यूनिटी ऑफ कमांड हो, पता हो कि हमें अपनी बात किसको बोलनी है और सुपीरियर को भी पता हो कि मुझे किसको कमांड देनी है। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी की बात आ जाए, बाई चांस मान के चलिए बहुत ज़रूरी बात है और एफ एम्प्लॉय को पी एम्प्लॉय से बोलनी है और वो इतना बड़ा प्रोसेस फॉलो करेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। जब वो इतना बड़ा प्रोसेस फॉलो करेगा तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, टाइम इंक्लूड होएगा, या फिर आप बता सकते हैं कि टाइम वेस्ट भी हो सकता है क्योंकि मुझे अपनी बात बहुत जल्दी पहुंचानी है। तो उस पोजीशन में हम क्या करते हैं, गैंग प्लैंक का सहारा लेते हैं और डायरेक्ट एफ पी से बात कर सकता है विदाउट इंक्लूडिंग अदर्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्केलर चेन क्या है और उसकी एक एक्सेप्शन जो है गैंग प्लैंक को क्या है।
अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देख लेते हैं स्केलर चेन के। तो फर्स्ट है फ्लो ऑफ ऑर्डरली इंफॉर्मेशन। तो सही बात है कि अगर आप स्केलर चेन को फॉलो करेंगे, प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, कम्युनिकेशन सही रखेंगे, तो ऑर्डरली इंफॉर्मेशन जो है उसका फ्लो होगा। इसके अलावा बेटर रिलेशंस रहेंगे किसके बीच में, आपके अथॉरिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दे रहे हैं सबॉर्डिनेट्स उसके बीच में, क्योंकि आपको पता है कि आपको जो आपने काम दिया हुआ है उसको आपको रिस्पेक्ट करनी है। कहने का मतलब ये है कि आप रूल्स ब्रेक नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, एक चार्ट है उसके थ्रू आप वहाँ तक अपनी बात पहुँचाएंगे। सो बेटर रिलेशंस बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी ने जो रूल बनाया है आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। और क्विक सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम वो कैसे होगा, क्योंकि अगर कोई इन केस ऑफ इमरजेंसी आप गैंग प्लान का यूज़ तो कर ही सकते हैं, इसलिए क्विक सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आप बोले इतना बड़ा मैं फॉलो करूँ, पहले इसके पास जाऊँ फिर उसके पास जाऊँ, तो इससे तो बहुत डिले हो जाएगा। डिले नहीं होगा क्योंकि हमारे पास एक एक्सेप्शन भी है जिसका नाम क्या है, गैंग प्लान। फिर आते हैं वायलेटिंग इफेक्ट्स। अगर इसको फॉलो ना करें तो क्या होगा, डिसऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पर किसके पास जानी है इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आप एक फ्लो में नहीं चल रहे हैं, आप एक हायरार्की फॉलो नहीं कर रहे हैं। फिर है बिटरनेस इन रिलेशन बिकॉज ऑफ इग्नोरिंग द क्लोज सुपीरियर्स। बाई चांस मान के चलिए आपको अपने टॉप लेवल से बात करना था और आप लोअर लेवल पे जॉब करें, आपने मिडिल लेवल को इंक्लूड नहीं किया, आपने सुपीरियर को इंक्लूड नहीं किया, तो रिश्तों में क्या होगा, रिलेशंस में बिटरनेस, कड़वाहट आ जाएगी कि सुपीरियर को लगेगा मेरी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, जबकि मैं इससे हायर पोस्ट पे बैठा हूँ। देन थर्ड है इंक्रीज इन प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन टाइम। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं अपने टॉप लेवल पे, वो हो सकता है कि बाकियों को भी पता होनी चाहिए, तो अगर आपने बताई नहीं है तो इससे क्या हो जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन उस तक नहीं पहुंचेगी और इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि वो कहेगा मुझे तो ये इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं कि आगे कैसे काम करना है। अब बात कर लेते हैं अपने 10th प्रिंसिपल जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर देने का मतलब कमांड देना नहीं है बेटा, इस ऑर्डर का मतलब है कि जो चीज़ जहाँ के लिए बनी है उसको वहाँ पे प्लेस करना, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेसमेंट से रिलेटेड है ये। सो इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑर्डर डज नॉट रेफर्स टू कमांड और इंस्ट्रक्शन, रादर इट implies एन appropriate सीक्वेंस और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कि किसकी क्या पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना। दो तरीके से आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, एक तो होते हैं थिंग्स का ऑर्डर प्लेस करना और एक होता है कि आप ह्यूमन बींग्स को सही पोस्ट दे रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर अ राइट पर्सन should be placed at the right job and a right thing should be placed at right place। तो बोलने का मतलब ये है कि इस प्रिंसिपल के थ्रू एक राइट पर्सन राइट जॉब पे होना चाहिए और राइट थिंग राइट प्लेस पे रखी होनी चाहिए। तो अगर मान के चलें तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, हर किसी के लिए प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, चाहे वो सामान है हमारा या फिर ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। We all talked about two types of order, material order और human order। जो अभी मैंने आपको बताया material order किससे रिलेटेड हो जाएगा, material यानी कि थिंग्स से, सामान से, और ह्यूमन ऑर्डर किससे रिलेटेड हो जाएगा, आपके ह्यूमन बीइंग से, कि राइट प्लेस पे राइट पर्सन बैठा हो ताकि वो अपनी जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा कर सके, और राइट जो आपकी थिंग है वो राइट प्लेस पे हो ताकि उसको ढूंढने में वेस्टेज ऑफ टाइम ना हो। सो दिस प्रिंसिपल विल इंश्योर दैट नो टाइम वेस्टेज इन सर्च ऑफ एनी मटेरियल और एनी पर्सन। हमें पता हो कि कौन से पर्सन की क्या पोस्ट है, हम वहाँ पे जा सकें और कौन सी चीज़ कहाँ रखी है ताकि हम उसे ढूंढ सकें। अगर इसके पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें तो फर्स्ट इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि कंप्लीट यूटिलाइजेशन होगा दोनों का, मटेरियल का भी और ह्यूमन रिसोर्सेज का भी, क्योंकि हमें पता है कि प्रॉपर प्लेस क्या है किसी भी थिंग का और किसी भी ह्यूमन का, कि कहाँ उनको हमें पोस्ट देनी है ताकि वो अपना प्रॉपर काम कर सके, जिस वजह से हमारा प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके रिसोर्सेज का। नो लॉस ऑफ टाइम इन ट्रेसिंग द रिसोर्सेज। ऑब्वियसली अगर आपको पता है कि कौन सा पर्सन कहाँ पर है या फिर आपको पता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है तो उसको ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और इसके साथ साथ बेटर डिसिप्लिन भी बना रहेगा। अब इसके वायलेटिंग इफेक्ट्स देख लेते हैं कि अगर ये प्रिंसिपल फॉलो ना करें तो क्या होगा।
मिस यूज़ हो जाएगा रिसोर्सेज का, क्योंकि पता ही नहीं होगा कि किसको क्या करना है, कौन सी, अगर मान के चलिए एक पोजीशन है, उस पोजीशन पे आपने सही पर्सन को ना बिठा के किसी ऐसे पर्सन को बिठा दे जो डिजर्व नहीं करता, तो उससे क्या होगा, वो अपनी जो उसकी टास्क है उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सो मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज हो गया। देन इंक्रीज इन द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स कहने का मतलब ये है कि बाई चांस अगर कोई एक्सपर्ट पर्सन वहाँ नहीं बैठा है या फिर कोई सही चीज़ सही जगह पे नहीं रखी हुई है, तो एक्सीडेंट्स होने के भी डर रहते हैं। फिर है हाइट्स ऑफ डिसऑर्डर, जो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो डिसऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा होता जाएगा। डिसऑर्डर का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी चीज़ समय पर नहीं हो पाएगी, क्योंकि हर चीज़ को ढूंढने में, हर चीज़ तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की। देखिए बच्चे, यहाँ पे इक्विटी का मतलब है सबको इक्वली लेके चलना। इक्वली लेके चलना मीन्स ये नहीं कि सबको बराबर सैलरी देना, नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर आप मैनेजर हैं तो एज अ मैनेजर आप सबको इक्वल वे से देखें। आपको कोई भी उनके साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी। डिस्क्रिमिनेशन ऑन बिहाफ ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, ये सब आपको नहीं करना है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मैनेजर्स बिहेवियर टूवर्ड्स द एम्प्लॉय शुड बी बेस्ड ऑन इक्वालिटीज। कि भाई अगर दो इंसान सेम काम कर रहे हैं तो आप उनको क्या करेंगे, सेम ही अप्रिशिएट करेंगे। ऐसा नहीं है कि लड़का है या लड़की है, नो। The managers should treat their employees as fairly as possible so that they develop a feeling of dedication for their work। कि उनको ऐसी फीलिंग आए कि हम अपना काम डेडिकेशन से करें, ना कि ऐसे कि मुझे कम समझा जाता है उसे ज़्यादा समझा जाता है। There should be no discrimination or biasness on the basis of sex, religion, language, caste, trade, reasons, एक्सेट्रा। कि तू यहाँ से आया, तू बिहार से आया, तेरे में तो नॉलेज ही नहीं है, तू यूपी से आया, तुझे बोलने की मैनर्स नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उसको उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है, ना कि उसके जेंडर के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग। देन है इक्विटी डज नॉट मीन इक्वल सैलरी टू ऑल। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबको बराबर की सैलरी देंगे, नो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पियोन और सुपरवाइजर दोनों की सैलरी सेम हो, नहीं। बट लेकिन ऐसा ज़रूर है कि आप उनसे डिस्क्रिमिनेशन ना करें कि हाँ तू पियोन की पोस्ट पे है या फिर तू सबऑर्डिनेट, नो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप गर्ल है तो आप उसको ज़्यादा सपोर्ट करें, तो बॉय है तो नहीं करें, या गर्ल है तो आप कह रहे हो नहीं इससे ज़्यादा हार्डवर्क नहीं हो सकता, बॉय ज़्यादा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट है द एम्प्लॉयज़ रिमेन सेटिस्फाइड। देखो जैसा मैं काम करी उसके अकॉर्डिंग मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा है तो मैं सेटिस्फाई रहूँगी। इंक्रीज द सेंस ऑफ डिवोशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। हमारा ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो हमारा डेडिकेशन है, डिवोशन है, वो डे टू डे इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा। स्किल एम्प्लॉयज़ ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन देयर स्किल, क्योंकि उन्हें पता है स्किल एम्प्लॉयज़ को कि अगर मैं और अच्छा काम करूँगा तो मुझे अप्रिशिएट किया जाएगा, मेरी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा, तो वो हमेशा क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं अपनी स्किल को और इम्प्रूव करने के लिए। और जो अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ है वो भी कोशिश करते हैं कि हम अपनी कुछ स्किल जो है उनको डेवलप कर लें, ताकि हम बाकी पर्सनस की तरह हमारी भी क्या हो, प्रेज की जाए। ओके, अगर हम इसको फॉलो ना करें तो क्या होगा, इससे क्रिएट हो जाएगा डिससेटिस्फैक्शन फॉर स्किल लेबर के लिए, कि मैं जितना मर्जी अच्छा काम कर लूँ मेरे को तो काम के अकॉर्डिंग प्लेस किया ही नहीं जाएगा। स्किल्ड वर्कर्स लूज कॉन्फिडेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनका कॉन्फिडेंस रिड्यूस हो जाएगा, लूज हो जाएगा। डिक्लाइन इन द एफिशिएंसी ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, उनकी एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि उन्हें लगेगा कि काम के अकॉर्डिंग इंसान को नहीं परखा जा रहा, बल्कि उसके जेंडर के अकॉर्डिंग, कास्ट के अकॉर्डिंग उसके साथ बिहेव किया जा रहा है। और इंक्रीज इन द केयरलेसनेस ऑफ द अनस्किल्ड वर्कर्स, क्यों उन्हें लगेगा कि भाई अगर हम काम अच्छे से नहीं कर रहे तो भी हमें अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, तो हम अच्छे से काम क्यों करें। फिर है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। यहाँ पे पर्सोनल का मतलब एम्प्लॉयज से रिलेटेड है, वर्कर से रिलेटेड है। कहने का मतलब है कि जब भी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पर्सन को, किसी भी एम्प्लॉय को अगर क्रिएट करते हैं तो स्टेबिलिटी रखनी जरूरी है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए लेबर टर्नओवर ज़्यादा है कि आपने आज किसी और को रख लिया, परसों किसी और को, परसों किसी और को, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द एम्प्लॉयज so that the work continues efficiently, because every employee needs some time for attaining a satisfactory level of expertise and efficiency in any task।
कहने का मतलब है आज आपने इस पर्सन को रख लिया, कल आप निकाल देंगे तो वो अपने जो काम है फील्ड उसमें एक्सपर्ट कैसे होगा, क्योंकि हर पर्सन धीरे 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 एफिशिएंटली काम कर करके उस लेवल तक पहुंचता है जहाँ पर वो एक्सपर्ट हो जाता है, ठीक है। हैंस हिज फंक्शनल पोस्ट नॉट बी चेंज इन शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम, तो उसको जल्दी जल्दी उसकी पोस्ट को चेंज नहीं करना चाहिए। अ वेरी हाई रेट ऑफ लेबर टर्नओवर और चेंज ऑफ पर्सोनल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड क्रिएट्स इनसिक्योरिटी इन द माइंड्स ऑफ वर्कर्स। मान के चलिए आप कभी कोई वर्कर्स रख लेते हैं, कभी कोई वर्कर रख लेते हैं, तो इससे क्या आ जाएगा, इनसिक्योरिटी आ जाएगी वर्कर्स के माइंड में कि यार ये तो हमें भी कभी भी निकाल देंगे, इनका तो पता ही नहीं है कि कब किसको रिक्रूट कर लेते हैं, कब किसको निकाल देते हैं। और जब आप किसी पर्सन को रिक्रूट करेंगे तो ऑब्वियस है कॉस्ट ऑफ सिलेक्शन लगेगा, टाइम वेस्ट भी होगा, क्योंकि आपको नए एम्प्लॉयज़ के लिए पूरा इंटरव्यू वगैरह करना पड़ेगा और ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। और जो आपके मान के चले प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं माइंड में क्या रहेगी, इनसिक्योरिटी रहेगी, क्योंकि उनको पता है कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आज किसी और को निकाला है, कल हमें भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम स्टेबिलिटी रखेंगे पर्सोनल की, जल्दी जल्दी हम जो है लेबर टर्नओवर नहीं करेंगे, हम जल्दी जल्दी जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको नहीं निकालेंगे, तो इस अच्छा रहेगा किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और उसमें काम करने वाले वर्कर्स के लिए भी। तो कहा जाता है कि हमें स्टेबिलिटी रखनी चाहिए। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन द एम्प्लॉयज़, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को ये रहेगा कि अगर हम अच्छे से काम करेंगे, हम अपने टास्क अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो हम स्टेबल हो जाएंगे एम्प्लॉयज़ में, जिससे उनको केस की फीलिंग आएगी, उनको जॉब सिक्योरिटी की। और रेपुटेशन जो है कंपनी में वो भी बनी रहेगी, क्योंकि जो मार्केट में पोजीशन है वो इस बात पे रहेगी कि वो अपने वर्कर्स के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। स्किल्ड वर्कर्स आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द कंपनी, जो स्किल्ड वर्कर होंगे वो भी इसमें मेंटेन भी रहेंगे, और जो बाहर के स्किल्ड पर्सन है वो भी ट्राई करेंगे कि हम इस कंपनी में जॉब करें ताकि जॉब सिक्योरिटी बनी रहे। और आपके जो ट्रेनिंग पे एक्सपेंसेस लगता है न्यू वर्कर्स को सिखाने में, वो भी बहुत कम हो जाएगा। अब वायलेटिंग इफेक्ट्स की बात करें कि अगर फॉलो नहीं करते तो क्या होगा, तो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा किसका, डिसबिलीव का, कि एम्प्लॉयज़ को ऐसा लगने लगेगा, जॉब इनसिक्योरिटी की फीलिंग आएगी, डिसबिलीव की फीलिंग आएगी कि ऑर्गेनाइजेशन तो किसी की भी नहीं है, आज से निकाल रहे हैं कल हमें निकाल सकते हैं। कंपनी की रेपुटेशन नीड पर डाउन होती जाएगी। उसके बाद गुड वर्कर्स लीव कंपनी, अच्छे लोग काम कंपनी छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हम जितना मर्जी अच्छा काम कर ले, हमें जॉब सिक्योरिटी तो मिल ही नहीं रही है। और हैवी रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग एक्सपेंसेस होंगे, क्योंकि जब आप नए नए वर्कर्स को एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करेंगे तो उनके ऊपर आपको खर्चा करना पड़ेगा। फिर है आपकी बात प्रिंसिपल, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। देखिए वर्ड बेटा, इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, इनिशिएटिव का मतलब होता है आगे बढ़ के डिसीजन लेना, ठीक है। इनिशिएटिव करना, जल्दी डिसीजन लेना, हम कह सकते हैं कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इनिशिएटिव एक्शन होने चाहिए। कहने का मतलब है कि हम जो एक्शन ले वो कैसे होने चाहिए, आगे बढ़कर हम उन डिसीजंस को लें, यानी कि पार्टिसिपेशन अच्छा होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉय मस्ट बी गिवन इंडिपेंडेंस टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट प्लान्स फॉर इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी इन देयर फंक्शन। कहने का मतलब ये है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं आप उनको इतना बांध के ना रखें कि जो हम ऑर्डर दे रहे हैं आप उसी हिसाब से काम करें, नहीं, बल्कि उनको इंडिपेंडेंस देनी चाहिए, किससे ले, ताकि वो खुद अपने जो प्लान्स है वो फॉर्मुलेट कर पाए लोअर लेवल पे, ठीक है, और इम्प्लीमेंट कर पाए ताकि उनकी खुद की एफिशिएंसी इंक्रीज हो। इट मीन्स दैट एम्प्लॉयज़ मस्ट बी मोटिवेटेड फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव्स, डिसीजन ले, ठीक है, इनिशिएटिव डिसीजन ले, अपने आप से लें, खुद से लें। द मैनेजर शुड एनकरेज द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज सबॉर्डिनेट सो दैट दे शो इनिशिएटिव। जैसे मान के चलिए आपका कोई मैनेजर और कोई डिसीजन लेना चाहता है वो, ठीक है, तो वो क्या करे, बाकी एम्प्लॉयज़ से भी बात करे कि मैं ये डिसीजन लेना चाहता हूँ। पार्टिसिपेशन जो है आपके सबॉर्डिनेट्स का वो भी आप बढ़ाएं, ताकि कहीं ना कहीं जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें फीलिंग आए कि हाँ हमसे भी पूछा जाता है, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग बनी रहे। इनिशिएटिव इज़ अ पावरफुल मोटिवेटर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। क्यों है पावरफुल मोटिवेटर, क्योंकि ये एक आप इंट्रिंसिक मान के चल सकते हैं कि इंटरनल फीलिंग होती है, अंदर से इंसान मोटिवेट होता है कि हाँ मुझे भी पार्टिसिपेशन करना है कि इसमें जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के काम हो रहे हैं, डिसीजन हो रहे हैं, उनमें बेशक से एम्प्लॉयज़ उनकी बात, वो जो आपका मैनेजर है वो उनकी बात सुने, उनकी बात समझे और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करे, डिसीजन निकाले, ताकि जो वर्कर्स हैं उन्हें भी लगे हमारी बातों को सुना गया है। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे, फर्स्ट इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये होगा,
इंक्रीज थिंकिंग पावर ऑफ द एम्प्लॉयज। जो अब मान के चलिए आपने अपने वर्कर्स को सिर्फ ऑर्डर दे दिया और वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं, तो उनकी थिंकिंग तो कहीं डेवलप होगी ही नहीं। आपको क्या करना है, आपको उन लोगों को एनकरेज करना है कि आप खुद डिसीजंस लें, खुद प्लान्स बनाएं, और फिर ताकि जो उनके अंदर थिंकिंग पावर है वो भी क्रिएट हो, उनके अंदर भी क्रिएटिविटी इम्प्रूव हो। देन है कॉपरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज इन द इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन। आप कोई डिसीजन ले रहे हैं और उसके लिए आपने अपने एम्प्लॉयज से पूछा है, तो ऑब्वियस है कि जब आप डिसीजन फाइनल करेंगे तो जो बाकी के एम्प्लॉयज है वो भी उस पर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमसे भी पूछा गया है। देन है क्रिएट सेंस ऑफ अटैचमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने बताया आपको बिलोंगिंगनेस की फीलिंग रहेगी और बूस्ट होगा क्या, उनका मोरल। उसके बाद वायलेटिंग इफेक्ट्स हैं इसके। फर्स्ट है डिक्लाइन थिंकिंग पावर ऑफ एम्प्लॉयज़, क्योंकि सोचेंगे ही नहीं, सिर्फ जो बोल रहा है वही फॉलो करेंगे, तो खुद का दिमाग तो चलेगा ही नहीं। रिड्यूस पार्टिसिपेशन, कोई पार्टिसिपेशन नहीं लेगा, उन्हें पता है कि ऑर्डर आ जाने, हमें काम करना है। एक एटमॉस्फेयर रहेगा नॉन कॉपरेशन का, क्योंकि कभी कभी ऐसे डिसीजंस भी आएंगे जिन्हें हम फॉलो करने से मना कर देंगे कि नहीं, हम नहीं जो डिसीजंस लिए गए हैं या जो रूल्स बनाए गए हैं उन्हें फॉलो करें। और एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा किस पे, एम्प्लॉयज़ पे, क्योंकि उनकी बातों को तो सुना गया ही नहीं है। कब, जब आपने डिसीजंस लिए हैं। अब हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रिंसिपल 14 प्रिंसिपल है, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट द कॉर्प्स। इसका मतलब क्या होता है, देखिए बेटा, प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट द कॉर्प्स का मतलब ये है कि जो कॉपरेशन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो बना रहना चाहिए। आपको एक इंडिविजुअल पर्सन होके काम नहीं करना, एज अ टीम काम करना है, ठीक है। So this principle implies that there should be cooperation and teamwork among the members of the organization। एक इंडिविजुअल नहीं होना कि अगर गलती हुई है तो सबने गलती की है, और अगर अप्रिशिएशन हो रहा है, प्रेज हो रही है, तो सारी टीम की हो रही है। कोई एक इंडिविजुअल पर्सन ये ना कहे कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है। ओके। स्पिरिट द कॉर्प्स मीन्स द स्पिरिट ऑफ लॉयल्टी, डिवोशन टू द ग्रुप टू विच वन बिलोंग। मान के चलिए आपका एक ग्रुप है, आप उससे बिलोंग करते हैं, तो आपके मन में उनके लिए लॉयल्टी होनी चाहिए, डिवोशन होना चाहिए, किसके लिए, ग्रुप के लिए, कि हाँ मैं इस ग्रुप का क्या हूँ, एक मेंबर हूँ। सो दिस प्रिंसिपल हैज़ बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनियन इज स्ट्रेंथ। किस पे बनाया गया, इस बात पे बनाया गया है, एकता में बल है और सब लोग मिलकर काम करें। द मैनेजर शुड ऑलवेज मेक अ कॉन्स्टेंट एफर्ट टू एंश्योर हार्मनी, कोहेसिवनेस एंड स्पिरिट द कॉर्प्स इन हिज सबऑर्डिनेट्स। अब वो बताता है कि एक मैनेजर को हमेशा इसलिए इस तरह से काम करना चाहिए ताकि उसके वर्कर्स में हार्मनी बनी रहे, कोहेसिवनेस, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस और स्पिरिट द कॉर्प्स बनी रहे, ताकि जो आपका काम है वो बहुत अच्छे से होता रहे और जो एम्प्लॉयज़ का मोरल है वो भी बना रहे। क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये, किसके लिए, सिर्फ ना एम्प्लॉयज़ के लिए बल्कि सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। अब बात कर लेते हैं इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं मोटिवेशन टू वर्क विद टीम स्पिरिट, हमें काम करना है एक टीम की तरह, तो एक मोटिवेशन मिलता रहेगा। इजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव, सब मिलके काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन के थ्रू गोल्स अचीव करना इजी हो जाएगा, और म्यूचुअल ट्रस्ट भी बना रहेगा एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि हम ग्रुप के मेंबर्स हैं तो एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे। अगर बाई चांस हम फॉलो नहीं कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट द कॉर्प्स, तो उसके नुकसान क्या होंगे, इससे टीम स्पिरिट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, किसी को कोई मतलब नहीं है इस टीम से, सब मैं इंडिविजुअलिज्म की फीलिंग आ जाएगी, डिफ़िकल्टी हो जाएगी गोल्स अचीव करने में, बिटरनेस इन रिलेशनशिप खराब हो जाएगी। ये थे आपके बेटा 14 प्रिंसिपल। अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं कि इन प्रिंसिपल का क्या कंक्लूजन है। सो कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि ये जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो हेनरी फ्योल ने दिए हैं, ये बहुत ज़रूरी प्रिंसिपल है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं ताकि हम डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें। ये डिपेंड किस पे करता है, ये मैनेजर पे डिपेंड करता है कि हम इन प्रिंसिपल को कब, कैसे और किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है तो हर प्रिंसिपल की अपनी एक वैल्यू है, और इसीलिए जो मैनेजर है वो अपने इंटेलिजेंस से, वो अपने दिमाग से इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करे ताकि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो अचीव हो सके। सो दीज प्रिंसिपल्स आर वेरी इफेक्टिव एंड देयर एप्लीकेशन विल डिपेंड अपॉन द पर्सन अप्लाइंग दैम। किस पे डिपेंड करता है, जो पर्सन उनको यूज़ कर रहा है उस पे ये प्रिंसिपल जो है वो डिपेंड करते हैं। दे विल डिसाइड द यूज़ विद रिगार्ड्स टू द सिचुएशन एंड नीड। तो हर मैनेजर को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन है, उसको इस प्रिंसिपल को कैसे
फॉलो करना चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और नीड के अकॉर्डिंग। सो एक ये मैंने डायग्राम बनाया है जिसके थ्रू मैंने कोशिश की है बताने की 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड डिसिप्लिन, फोर्थ यूनिटी ऑफ कमांड, फिफ्थ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सिक्स सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, फेयर रेम्यूनरेशन, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, principle of order, principle of equity, stability of tenure, principle of initiative and 14 spirit de corps। तो बेटा ये आपके 14 प्रिंसिपल है जिनको आपको सीक्वेंस में ही याद करना है। आई होप कि ये वीडियो आपके यूजफुल रहे और आप इससे अच्छे से अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम में इसके लिए तैयारी कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है प्रिंसिपल में या कोई भी प्रिंसिपल का आपको एग्जाम्पल चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।